नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है करण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों BPSE 142। जी हाँ दोस्तों, जो आपका ये सब्जेक्ट कोड है BPSE 142, जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। तो इस बुक के जो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी जो है इसी वीडियो में डिस्कस कर दिए जाएंगे। और जो आपका जून 2026 का एग्जाम अभी चल ही रहा है इग्नू का, उसके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। और 30 जून 2026 का पेपर, यानी जब आपका 30 जून 2026 को जो आपका BPSE 142 का पेपर है, तो उस दिन के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इससे बाहर कुछ नहीं का मतलब ये है दोस्तों कि यदि मेरे इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा वॉच कर लेते हो, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपका कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल मतलब बुक की बेसिक समझ जाओगे कि बुक हमें बता के रहा है, समझ गए। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम पुस्तक का अर्थ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं आपको जो है कैसे बेसिक से पूरा एडवांस की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। आपको पूरा बेसिक बताऊंगा और पूरा एडवांस की ओर ले चलूंगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यदि आप एक बार समझ लोगे दोस्तों, तो आपको जो है हमेशा याद रहेंगी और आपका जो एग्जाम है उसमें आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे पुस्तक का अर्थ, क्योंकि किसी भी चीज़ का पढ़ने से पहले आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों कि वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, ठीक है। ये हमारा पुस्तक का नाम हो गया। तो इस पुस्तक के अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो शब्द का मतलब समझना होगा, वैश्वीकरण और विदेश नीति। मैं आपको दोस्तों बिल्कुल ही बारीकी से समझाना का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल ही बेसिक से। तो हम सबसे पहले दोनों शब्दों का अर्थ समझेंगे, वैश्वीकरण क्या होता है और विदेश नीति क्या होता है, तब जाकर के आप जो है इस बुक का अर्थ समझ पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। तो वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण जो है दोस्तों वो साधारणतः देखो, तो वैश्वीकरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा एकीकरण, जहां विश्व का अर्थ होता है विभिन्न देश तथा एकीकरण का अर्थ होता है जुड़ाव। अर्थात एक देश का दूसरे देश से जुड़ाव ही वैश्वीकरण कहलाता है। समझे दोस्तों आप। यानी कि जो वैश्वीकरण शब्द है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा एकीकरण, जहाँ विश्व का मतलब आप सभी को पता है जो देश होते हैं, अमेरिका, भारत, रूस, जो भी देश है वो हो गया विश्व। और एकीकरण का मतलब होता है जुड़ाव, यानी जब दो देशों का जब जुड़ाव होता है तो उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, समझ गए। अब चाहे वह जुड़ाव राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, इसका मतलब ये दोस्तों, चाहे एक देश का जुड़ाव दूसरे देश से राजनीति के रूप में हो रहा हो, सांस्कृतिक के रूप में हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों यही है, जैसे मान लो आपका अमेरिका में कोई फूड है, कोई खाने की चीज़ चलती है, तो वो भारत में बिकने लग गई, तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं इसका वैश्वीकरण हुआ कि नहीं हुआ। अमेरिका का जो प्रोडक्ट है वो भारत में आ रहा है, यानी कि व्यापार हो रहा है, तो ये भी हम वैश्वीकरण के तहत ही मानते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वो जुड़ाव आपका राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और सांस्कृतिक भी हो सकता है। आपने एक शब्द का मतलब समझ लिया वैश्वीकरण क्या होता है। अब हम समझते हैं दूसरे शब्द का मतलब कि विदेश नीति क्या होती है। देखो दोस्तों, सिंपल सा अर्थ है विदेश नीति। यहाँ पे विदेश तो पता है आपको, जो भी देखो, विदेश का मतलब है जो देश अपना ना हो, दूसरा देश हो, उसी को विदेश बोलते हैं। जैसे भारत के लिए विदेश क्या है, अमेरिका, रूस, जापान, ये सब क्या है, विदेश है। तो विदेश नीति का अर्थ ये होता है दोस्तों कि एक देश का दूसरे देश के साथ एक नीति के तहत संबंध ही विदेश नीति कहलाता है। देखो, इसका नाम ही में छुपा हुआ अर्थ विदेश नीति, यानी जब एक देश, मान लो कोई ए नाम का देश है और कोई बी नाम का देश है, दो देश है, तो जब एक देश दूसरे देश के साथ एक नीति, नीति का अर्थ होता है दोस्तों योजना, एक योजना के तहत जब संबंध बनाता है तो उसी को हम विदेश नीति बोलते हैं, ठीक है। योजना कैसी होगी कि हाँ, हमें दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाना है, हमें व्यापार कैसे करना है, वो जो भी योजना होती है उस योजना के तहत संबंध बनाता है, तो उसी को हम विदेश नीति कहते हैं। समझ गए आप। अब देखो, अब आपने दोनों शब्दों का अर्थ समझ लिया, वैश्वीकरण का मतलब और विदेश नीति का मतलब। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे पुस्तक का अर्थ क्या है। देखिए, इस पुस्तक में हम वैश्वीकरण की दुनिया में, आप सभी को पता है आज का वैश्वीकरण का युग चल रहा है, क्योंकि बिना वैश्वीकरण के कुछ हो ही नहीं सकता। आप देख लो अपने इंडिया में ही जो बाहर के प्रोडक्ट हैं, रूस का, चाइना का, वो इंडिया में बिक रहा है, खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वैश्वीकरण हो रहा है। तो वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे
और भारत का अन्य देशों के साथ कैसा संबंध है उसको पढ़ेंगे, समझे। अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ सिंपल वे में। देखिए देखो, पुस्तक का नाम आपने समझ लिया, वैश्वीकरण का मतलब और विदेश नीति का मतलब। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वैश्वीकरण की दुनिया में, जो वैश्वीकरण की दुनिया चल रही है उसके अंदर जो भारत देश है उसका अन्य देशों के साथ कैसा संबंध है, उसी को हम इस पूरे पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पुस्तक का अर्थ बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बारीकी से इसलिए बताता हूं कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझो। आप समझ चुके होगे कि पुस्तक का अर्थ क्या है, तो आप आगे भी किसी को समझा सकते हो, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ इस पूरे बुक में हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ाई के प्रति ध्यान है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाए हैं आपके लिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं, और आपके जितने भी बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल शुरू से और आखिर तक बिल्कुल फुल वॉच कीजिए ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और उसके उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, फिर आंसर की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, यानी जो भारत देश की विदेश नीति है उसके क्या सिद्धांत है और उसके उद्देश्य, यानी भारत की विदेश नीति के क्या सिद्धांत है, क्योंकि हर विदेश नीति का एक सिद्धांत होता है। तो भारत की विदेश नीति का क्या सिद्धांत है और उसके उद्देश्य क्या क्या है वो हमको बताना है। आपने क्वेश्चन समझ लिया, अब हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा। देखो भारत की विदेश नीति का मतलब दोस्तों आप समझ चुके हो कि विदेशियों के साथ संबंध। मान लो भारत देश अमेरिका के साथ संबंध बनाएगा तो कुछ अमेरिका वाले को बोलेगा ना कि भाई हमारी क्राइटेरिया ये है, यदि आपको हमसे दोस्ती करनी है तो हमारे साथ ये चीज़ रखनी पड़ेगी। तो उसी को विदेश नीति के तहत जो तत्व है वो बताए गए हैं। देखिए भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा। भारत की विदेश नीति का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि भारत देश की जो है राष्ट्र है उसकी रक्षा होनी चाहिए, वैश्विक शांति होनी चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि भारत एक ऐसा देश, आप सभी को पता है, यहाँ पे सभी को जो है एक अतिथि के रूप में माना जाता है, सभी का वेलकम किया जाता है, के दर्शन पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखना, यानी जो भारत देश की संप्रभुता है उसको दाग नहीं लगना चाहिए। भारत जब किसी देश के साथ संबंध बनाता है तो सीधे बोल देता है कि हमारे देश के ऊपर तुम्हारा गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आप विदेश नीति के तहत जो है हमारे देश में व्यापार कर सकते हो जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले और कहीं ना कहीं आपकी भी जो है व्यवस्था सुधरे और हमारी भी अर्थव्यवस्था सुधरे। एक न्यायपूर्ण बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, ये भारत की विदेश नीति का परिचय हो गया। अब भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, यानी ये जो भारत देश है इसके क्या क्या सिद्धांत है विदेश नीति के वो समझना है आपको, ठीक है। ये दोस्तों ऐसे सिद्धांत है जो कहीं ना कहीं भारत देश को एक सुरक्षा प्रदान करते हैं और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं इज्जत दिलवाते हैं। तो देखिए पहला सिद्धांत हमारा गुट निरपेक्षता। देखो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है ऐसी नीति जिसके तहत व्यक्ति किसी भी एक पर्सनल गुट में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, ए नाम का और बी नाम का। अब दोनों ने बोला कि तू किसके साथ आएगा, तो आप उसको कहोगे कि मैं ना तुम्हारे ए के साथ आऊँगा ना मैं बी के साथ आऊँगा, मैं बीच का रहूँगा, यानी दोनों के साथ बराबर दूरी पे रहूँगा, दोनों का दोस्त रहूँगा। तो ठीक उसी प्रकार भारत देश की भी विदेश नीति थी, वो गुट निरपेक्षता नीति थी। अब देखो कैसे थी, तो एक मैं आपको एक बताता हूँ स्टोरी। ये कि आपका क्या कहते हैं, जब सोवियत शीत युद्ध चल रहा था तो विश्व दो टुकड़ों में बट गया था, पहला और दूसरा। ये भी इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान समझिए। दो टुकड़ों में बट गया था, पहला आपका था यूएसए यानी अमेरिका और दूसरा आपका था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो इसकी अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवादी और इसकी विचारधारा थी समाजवादी। तो भारत क्या था, भारत ना तो इस गुट में शामिल था ना ही इस गुट में शामिल था। भारत गुट निरपेक्ष था, यानी बीच, बिल्कुल बीच में था। वो कहता था भारत कि ना हम पूंजीवाद की तरफ जाएंगे ना हम समाजवाद की तरफ जाएंगे, हम दोनों से बराबर दूरी रखेंगे, दोनों ही देशों का सम्मान करेंगे। तो उसी को हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। तो देखिए आगे समझते हैं। शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति। अब आपने देखा, मैंने आपको समझाया कि जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध आपका 1945 से 1991 तक चला है। तो जब ये शीत युद्ध चल रहा था तो उस शीत युद्ध के दौरान भारत ने जो है गुट निरपेक्षता नीति की अपनाई, वो किसी भी एक गुट में नहीं गया, ठीक है।
राजनीतिक स्वायत्ता के सिद्धांत का पालन करता है। यानी भारत ने कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीति है उसको बचाए रखा। उसने भारत ने सोचा यदि हम पूंजीवाद की तरफ चले जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं जो है शोषण होगा, समाजवाद की तरफ चले जाएंगे तो हमें जो आर्थिक लाभ नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए जो है उन्होंने दोनों ही नीतियों से बराबर लाभ प्राप्त करने के लिए बिल्कुल गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया। समझ गए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए अगला भारत के जो गुट निरपेक्ष वो विदेश नीति के सिद्धांत है वो समझिए, तो शांतिपूर्ण समाधान। दूसरा जो ये सिद्धांत है भारत का कि हमें कोई भी समस्या हो उसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना है। तो अंतरराष्ट्रीय विवादों का युद्ध के बजाय बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान। भारत ने बोला कि यदि हमें किसी भी देश के साथ दोस्ती करनी है तो कोई भी मुद्दे हो उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से ही सॉल्व करेंगे। अगला सिद्धांत था हमारा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। देखो उपनिवेशवाद का मतलब होता है जो देश किसी को गुलाम बना लेते हैं, और साम्राज्यवाद अपना साम्राज्य का स्थापित, यानी कहने का ये पूंजीवाद की तरफ इशारा करते हैं। तो भारत ने इसका सख्त विरोध किया, क्योंकि भारत का उद्देश्य यही है कि चाहे समाज का गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर हो, सभी का विकास होना चाहिए। तो दुनिया भर में स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन और रंग भेद तथा उपनिवेशवाद का कड़ा विरोध। यानी भारत को आप सभी को पता है कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत में ना ही किसी भी लोगों का भेदभाव किया जाता है, ना ही किसी का समर्थन स्पेशल किया जाता है, नहीं सभी को समान समझा जाता है, ये बताया गया इसके तहत। अब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सिद्धांत है पंचशील का सिद्धांत। इसमें 5 नियम थे भारत के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये 5 नियम मैं आपको अगले स्लाइड में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए यह पड़ोसियों और अन्य देशों के साथ संबंधों का आधार है। जो पड़ोसी देश हैं और जो अन्य देश है उनके साथ संबंधों का आधार है, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना इसमें शामिल है। देखो पंचशील समझौता ऐसा समझौता दोस्तों, जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ जब भारत संबंध बनाएगा, दोस्ती करेगा, तो कहीं ना कहीं भारत उनको ये 5 चीजें बता देगा। ठीक है, अब कौन से 5 चीजें हम आपको आगे बताते हैं। देखिए पंचशील सिद्धांत, सबसे पहले थोड़ा ये समझ लीजिए कि कब आया, इसकी अस्तित्व में क्या था। देखिए तो पंचशील सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 मूल नियम, नाम ही है देखो पंचशील, यानी 5 जो नियम है उसकी बात करता है। ठीक है, तो इसमें 5 नियम थे जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति का मार्गदर्शन करते हैं। जो विदेश नीति है उसका एक तरह से मार्गदर्शन करते हैं, उसको उजागर करते हैं। इन्हें औपचारिक रूप से, अगर आपको कोई डेट पूछे कि इन्हें कब लागू किया गया, तो इन्हें औपचारिक रूप से 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुए व्यापार समझौते के दौरान अपनाया गया था। ठीक है, अब दोस्तों पंचशील समझौते में क्या क्या 5 नियम है वो समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको 10 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कई बार इग्नू में, और कभी 20 नंबर में भी पूछ लेते हैं। तो प्लीज अब इस पंचशील जो सिद्धांत है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए पंचशील सिद्धांत के 5 प्रकार थे, आप सभी को पता है। पहला सिद्धांत था कि एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। भारत ने बता दिया कि यदि हमें और आपको हमारे साथ दोस्ती करनी है तो कहीं ना कहीं हम आपकी संप्रभुता, आपकी अंदर जो भी देश के अंदर जो चीजें उसकी सम्मान करेंगे और आपके क्षेत्र की अखंडता बनाए रखने के लिए योगदान देंगे। इसमें उन्होंने बताया कि सभी राष्ट्रों को एक दूसरे की सीमाओं और स्वतंत्रता का परस्पर सम्मान करना चाहिए। भारत देश का कहना था कि चाहे कोई भी देश हो उसको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी देश जो है आगे बढ़ सकेगा। अगला सिद्धांत था हमारा पारस्परिक और गैर आक्रामकता। कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण या बल प्रयोग नहीं करेगा। ये भारत ने कह दिया कि यदि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है तो ना ही वो एक दूसरे पर आक्रमण करेगा और ना ही कोई हिंसा का प्रयोग करेगा। तीसरा आपका सिद्धांत था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। कोई भी देश किसी अन्य देश की घरेलू या राजनीतिक आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। इसमें भारत ने बोला देशों को कि कोई भी चाहे देश हो वो किसी देश के अंदर उसके जो मामले हैं उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो उस देश का अपना निजी मामला है। ठीक है, जैसे हम लोग भी बोल देते हैं, जैसे मान लो 2 दोस्त होते हैं तो नहीं बोल देते हैं कि आप हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तो ठीक उसी प्रकार देश के लेवल पे भी होता है। आप देश को दोस्तों अपने से जोड़ के देखो, क्योंकि देश भी व्यक्ति से बनता है, इसलिए जो अपने से जोड़ के देखोगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि समानता और पारस्परिक लाभ। सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। भारत ने बोल दिया कि सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। और परस्पर आर्थिक कूटनीति। आर्थिक कूटनीति का मतलब है कि आर्थिक रूप से लाभ कमाने के लिए
लोग देशों के अंदर जो है बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि जब तक आदमी के पास पैसा नहीं होगा तब तक आदमी की पहचान नहीं होगी, ठीक है। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक ना ही आदमी विकास कर सकता है, ना ही राष्ट्र विकास कर सकता है, ठीक है। इसलिए पैसा एक मूल आवश्यकता है, आप इसको हर चीज नहीं मान सकते, लेकिन एक बेसिक नीड है पैसा आज की डेट में। और पांचवा हमारा पॉइंट है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसमें यही बताता है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से जो भी समस्या है उनका समाधान करना है। देश युद्ध और टकराव से बचेंगे तथा शांति और सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसमें भारत ने बता दिया कि हम जो युद्ध है उससे बचेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पंचशील समझौता बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमसे अगला इसका पॉइंट है कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य। हमने भारत की विदेश नीति के सिद्धांत को देख लिया, अब हम समझेंगे कि जो भारत देश है इसकी विदेश नीति के उद्देश्य, यानी विदेश नीति जो बनी इसके क्या उद्देश्य है। जैसे मान लो हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो ठीक उसी प्रकार भारत की विदेश नीति का क्या उद्देश्य था वो आपको समझना है, ठीक है। देखिए पहला उद्देश्य था कि राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की क्षेत्रीय अखंडता, सीमाओं की रक्षा और पारंपरिक गैर पारंपरिक सुरक्षाओं से निपटना। अब मान के चलिए आप अकेले तो पूरा काम नहीं कर सकते, आपको समाज में देश के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जब तक हम दूसरे देशों के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं अक्षम होंगे, मतलब कहीं समर्थ नहीं होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार बताया गया है। अगला इसका जो उद्देश्य था वो था कि आर्थिक विकास। जब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ता है तो जो है कहीं ना कहीं उद्योग लगते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास भी होता है। आर्थिक विकास का मतलब दोस्तों होता है पैसे से जुड़ा हुआ विकास। विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना ताकि देश का चहुमुखी विकास हो सके, यानी कि देश का चारों तरफ से विकास हो सके, ठीक है। विश्व शांति, और जो है भारत की विदेश नीति का एक उद्देश्य यही है कि विश्व शांति, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान करते हुए वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता को बनाए रखना। यानी आपने इससे पहले पढ़ा कि साफ साफ कहा गया कि हमें किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना है। अगला उद्देश्य क्या है हमारा दोस्तों कि सक्रिय कूटनीति और वैश्विक मंच, यानी एक सक्रिय राजनीति, कूटनीति और एक वैश्विक मंच प्रदान किया जाता है वैश्वीकरण के तहत या फिर विदेश नीति के तहत आप कह सकते हो, कि जहां पर हर देश अपनी समस्याओं को रखते हैं और उन समस्याओं का समाधान करवाते हैं। तो आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संस्थाओं जैसे आपका UNSC में सुधार जैसे मुद्दों पर भारत की मुखर और प्रभावशाली उपस्थिति सुनिश्चित करना। यानी कहीं ना कहीं भारत ये कह रहा है कि विदेश नीति से देशों को एक मंच प्रदान होता है जिसके तहत एक दूसरे से बातचीत करके हम अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। मैं आपको बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत की विदेश नीति के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। यानी जिन्होंने भारत की विदेश नीति को बनाया उनकी क्या मतलब मनोवैज्ञानिक स्थिति थी, क्या उनका नजरिया था, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए भारत की विदेश नीति किसी भी अन्य राष्ट्र की तरह जटिल आंतरिक और बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। जाहिर सी बात है विदेश नीति है तो अलग राष्ट्रों से जुड़ी रहती है, मतलब कहीं ना कहीं मिलता जुलता होता है। जिनमें मुख्य रूप से इसका विशाल भूगोल, ऐतिहासिक विरासत, आर्थिक आवश्यकताएं और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं और घरेलू राजनीतिक परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन शामिल है। यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो नीति निर्धारक थे जिन्होंने भारत की विदेश नीति बताई वही चीज है जो आपने इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा कि शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, हमें जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के देशों का सम्मान करना है, क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ाए रखना है, स्वतंत्रता का समर्थन करना, यही सब बातें इसके अंदर भी आपके आएंगी। अब देखिए भारत की विदेश नीति के निर्धारक जो भारत देश की विदेश नीति को बनाए थे उनके क्या क्या विचार थे वो समझिए। तो भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक परिवेश। अब जो इस नीति को बनाने वाले नीतिकर्ता थे उन्होंने भौगोलिक स्थिति को देखा और फिर इस नीति के प्रति अपना विचार व्यक्त किया। तो भारत का विशाल आकार और उसकी अद्वितीय अवस्थिति इसकी विदेश नीति की आधारशिला है। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर की उपस्थिति भारत को एक राजनीतिक बढ़त
प्रदान करती है, यानी कहीं ना कहीं भारत को एक मजबूती प्रदान करती है। जो कौन? तो भारत की भौगोलिक विरासत, क्योंकि आप सभी को पता है भारत देश में बहुत ही ज़्यादा भौगोलिक रूप से भी विविधता पाई जाती है। कहीं पर चट्टानें हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर महासागर है, इन्हीं की बात की गई है। भारत हिंद महासागर में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है जो वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन जैसी पड़ोसियों देशों के साथ भी इनका सीमा साझा करना इसकी सुरक्षा और विदेश नीति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। समझ गए आप? यानी कहीं ना कहीं जो भौगोलिक स्थिति है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी विदेश नीति को प्रभावित करता है। अब कैसे करता है? मान लीजिए अमेरिका के साथ भारत ने विदेश नीति बना लिया, ठीक है जी। अब अमेरिका को उद्योग लगाना है, तो उद्योग कहाँ लगाएगा? पर्वतीय क्षेत्र में लगाएगा नहीं, जहाँ महासागर है वहाँ लगाएगा नहीं। तो इसलिए बताया गया कि जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्य। भारतीय विदेश नीति के कई बुनियादी मूल्य जैसे साम्राज्यवाद, आपका विरोधी उपनिवेशवाद, विरोधी और रंगभेद विरोधी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित हुए। इसके साथ ही भारत की प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति और दार्शनिक सोच, यानी भारत देश की जो पुरानी सोच है, और पंचशील समझौता जो आपने पढ़ा कि शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व का सिद्धांत, और गुट निरपेक्ष नीति आप सभी ने पढ़ा कि भारत जो है गुट निरपेक्ष नीति के तहत शासन करता है, इन सभी को दर्शाता है। यानी जो ऐतिहासिक आपने देखा कि भारत किस प्रकार से गुट निरपेक्ष नीति का सम्मान करता था। भारत की संस्कृति बहुत ही भिन्न है, यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ पाई जाती है, बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य क्षमता। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है का मतलब यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आतंकवाद का मुकाबला करना, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता भारत की प्रमुख चिंताएं हैं। इन्हीं कारणों से भारत अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ रणनीतिक और रक्षा साझेदारियां मजबूती कर रहा है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि इसमें ये बताएगा कि राष्ट्र की सुरक्षा, भारत देश ने राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है, यानी सबसे ऊपर रखा है। क्योंकि आप सभी को पता है यदि देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसके लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? आप ही सोचो, सही बात है कि नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है कि आर्थिक आवश्यकताएं और विकास, यानी जो आर्थिक आवश्यकता है मनुष्य की और उनका विकास किस प्रकार से किया गया वो भी बताते हैं। देखिए, तो वैश्वीकरण के दौर में मजबूत अर्थव्यवस्था विदेश नीति का प्रमुख चालक बन गई। यानी देश की मजबूत जो अर्थव्यवस्था कैसे बनी? तो वैश्वीकरण के कारण ही बनी। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की आर्थिक प्रगति ने विश्व के अन्य देशों को आकर्षित किया। देखो 1991 में क्या होता है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे कि भारत देश में भी जो उद्योग है ना, उद्योगों की संख्या बढ़ने लगती है। अब जाहिर सी बात है जिस भी देश में उद्योग आ जाएंगे ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हर चीज़ का विकास हो जाएगा। मान लो एक कंपनी आई तो उससे रिलेटेड वहाँ पे लोग रहेंगे, वहाँ पे मार्केट बनेगा, वहाँ पे मतलब हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उद्योग बहुत ही ज़्यादा मेन है। बाजार, ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता भारत को विभिन्न देशों जैसे रूस, खाड़ी देश के साथ द्विपक्षीय आर्थिक गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कहीं ना कहीं भारत जो है अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए कहीं ना कहीं अन्य देशों से संबंध बनाता है ताकि जो है उसका विकास हो सके। दोस्तों विदेश नीति का देखो मतलब यही है, सिंपल सा, आपने इससे पहले भी पढ़ा कि जब तक हम एक दूसरे देशों के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते। ना ही वो देश विकास कर सकते हैं, ना ही आप कर सकते हो। मान लीजिए ए नाम का देश है, एक बी नाम का देश है। ए नाम के देश के पास आपका तेल है, ठीक है, और बी नाम के देश के पास पानी है। अब ए नाम के देश को पानी की जरूरत है और बी नाम को देश को तेल की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इसके बगैर इसका भी काम नहीं चलेगा और इसके बगैर इसका भी काम नहीं करेगा। लेकिन जब दोनों ही साथ मिलकर अपना विकास करेंगे तो इस देश का विकास भी होगा और इस देश का विकास भी होगा। इसलिए पूरी बुक मतलब यही है कि आपको पूरा मतलब हर देश के साथ भारत का क्या संबंध है ये पूरे बुक में देखने को मिलेगा। कभी अमेरिका के साथ क्या संबंध है, कभी रूस के साथ क्या संबंध है, कभी पाकिस्तान की क्या संबंध है, मतलब ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन को। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत की विदेश नीति के विकास और स्वतंत्रता आंदोलन पर इसके मूल की चर्चा कीजिए। यानी जो भारत का जो विदेश नीति था इसका विकास कैसे हुआ
और स्वतंत्रता आंदोलन, जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय किस प्रकार इस विदेश नीति ने भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको लाभ पहुंचाया, वो समझते हैं। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति की नींव स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही रखी गई थी। यानी ये जो विदेश नीति है ये आज की नहीं है दोस्तों, ये आज़ादी से पहले की मतलब नींव, मतलब पूरी तरह नहीं, लेकिन एक जो बेसिक उद्देश्य था वो पहले ही डिसाइड कर दिया गया था विद्वानों द्वारा। क्या डिसाइड किया गया था? तो देखिए, शांति, साम्राज्यवाद का विरोध और गुट निरपेक्षता इसके मूल आदर्श है। आप सभी को पता है भारत शुरू से शांति का पालन करता है और गुट निरपेक्ष नीति का पालन करता है और समाज का समर्थन करता है, जिन्हें 1925 में कांग्रेस द्वारा विदेश विभाग स्थापित कर के आकार दिया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ावा देना। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों विश्व में जो शांति है उसको बढ़ावा देना, ताकि विश्व में शांति बनी रह सके, और नव स्वतंत्र राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा करना, और जो नए स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं उनकी अधिकारों की भी रक्षा करना। ठीक है, अब समझते हैं भारत की विदेश नीति का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो देखो इसका 3 ही 4 सिद्धांत वही रिपीट आ जाएगा आपको। गुट निरपेक्षता कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ, आपको मैंने दोस्तों शुरुआत में बताया था कि शीत युद्ध क्या होता है, और आपका ये विश्व 2 ध्रुवों में बट गया था, आपको पता ही है। एक आपको क्या था, यूएसए, एक आपका था यूएसएसआर। ठीक है, ये आपका पूंजीवाद, ये आपका समाजवाद। ठीक है, और देखो शीत युद्ध का मतलब दोस्तों होता है, ये भी आप समझ लो, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो शीत युद्ध का मतलब होता है विचारों का युद्ध। देखो नाम ही है शीत, यानी ठंडा पड़ गया युद्ध। आप ही सोचो युद्ध कभी ठंडा होता है? नहीं होता है। तो इसी का मतलब यही है शीत युद्ध, यानी इसके अंदर कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता, बल्कि ये विचारों का युद्ध होता है, इसलिए इसको हम शीत युद्ध बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये पूंजीवाद और समाजवाद, ये दोनों विचारधाराओं का युद्ध था, शीत युद्ध। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब बेसिक से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के सैन्य गुटों से दूरी बनाए रखी। गुट निरपेक्षता नीति के तहत आपको पता ही है कि दोनों देशों से बराबर दूरी बनाए रखी। यह नीति भारत के स्वतंत्र दृष्टिकोण का प्रतीक बनी। ठीक है, पंचशील के सिद्धांत मैंने आपको बताया कि 1954 में चीन के साथ भारत ने पंचशील समझौता किया था, और इसके तहत एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण तरीके से रहना, यही इसका मूल सूत्र था। ठीक है, और तीसरा आपका जो है भारत की विदेश, देखो विकास का मतलब दोस्तों यही है कि आप पढ़ रहे हो कि किस प्रकार से भारत की विदेश नीति समय के अनुसार बदली। गुट निरपेक्षता का पालन हुआ, फिर पंचशील का समझौता आ गया, फिर आपका एशियाई और अफ्रीकी एकता, फिर भारत देश ने और देशों के साथ संबंध स्थापित किए। इससे कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति का विकास हुआ। भारत ने रंगभेद और साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे बांडुंग सम्मेलन हुए। ठीक है, और ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों को एकजुट करने का प्रयास किया। समझ गए आप दोस्तों। अब स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की विदेश नीति के क्या मूल विचार थे उनको समझते हैं। पहला हमारा मूल विचार था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। जाहिर सी बात है, पहला विचार क्या था कि हमें साम्राज्यवाद का विरोध करना है और उपनिवेशवाद का विरोध करना है, क्योंकि भारत देश का एक ही नारा था कि अपना भी विकास करो और अपने पूरे समाज का विकास भी करो। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो राष्ट्र गुलामी का दंड झेल चुका है, नेताओं ने कहा कि जो राष्ट्र गुलामी का दंड झेल चुका है वह कभी दूसरों पर प्रभुत्व नहीं जमाएगा, क्योंकि उसके ऊपर खुद ही जुल्म हुआ है, तो दूसरे पे क्या जुल्म करेगा। जो देश खुद ही गुलाम रहा वो दूसरे पे क्यों गुलामी करेगा, आप ही सोचो। दूसरा मूल विचार क्या था कि समानांतर कूटनीति। औपचारिक स्वतंत्रता से बहुत पहले कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। वर्ष 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रों की कांग्रेस से भाग लिया। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एक कूटनीति बनाई गई जिसके तहत भारत देश के विकास की बात कही गई। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसका मतलब दोस्तों सीधा सा यही है कि हमें किसी भी मुद्दे का जो समाधान शांतिपूर्ण करना है, युद्ध का समर्थन नहीं करना है, युद्ध का विरोध करना है, और कहीं ना कहीं जो है शांतिपूर्ण तरीके से हर बात को समझाना है। तो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, मतलब किसी भी देश के अपने पर्सनल मामले में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, और समानता के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता स्वतंत्रता आंदोलन की ही देन है। अब दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति की महत्व की चर्चा कीजिए। यानी जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति थी,
इसके क्या क्या महत्व थे वो हमको बताना है, ठीक है, समझते हैं इसको। तो भारत की लुक ईस्ट, ठीक है, जिसको बाद में बदलकर एक ईस्ट भी कहा गया, नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि दक्षिण पूर्व और पूर्व एशियाई, दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया, दोस्तों अगर आप मैप की बात करो वैसे तो ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है, ये आपका हो गया दक्षिण, ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यही बात की गई कि ईस्ट मतलब कहीं ना कहीं जो दक्षिण पूर्व के देश है, दक्षिण से आपके पूर्व के जो देश हैं उनके बीच आसियान, आप एक पढ़ोगे इसमें कि आसियान समझौता था जो दक्षिणी पूर्वी एशिया को एक संगठन का समझौता था, वो आ जाता है आपके तहत, के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जो ये एक्ट ईस्ट नीति है, इसका ये जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों कि जो दक्षिण पूर्व और पूर्व एशियाई देश हैं उनके साथ आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और संस्कृति को एक दूसरे को एकजुट करना है, ठीक है, क्योंकि वह एक ही साइड के देश है, ताकि एकजुट रहेंगे तभी सभी का विकास हो सकेगा। यह नीति भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर यानी पूर्व से उत्तर की ओर, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य के विकास और हिंद प्रशांत क्षेत्र के चीन के प्रभाव को संतुलित करने और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम आपसी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी विकास होगा और उनका भी विकास होगा। एक ये जो आपकी एक्ट ईस्ट नीति थी इसके अंदर ये बताया गया, ठीक है। अब इसके महत्व को समझते हैं हम कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के महत्व क्या थे। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा महत्व ये था, देखिए, कि आर्थिक विकास और एकीकरण, आसियान देशों के साथ, जो आसियान देश थे उनके साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, FTA का मतलब है दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और आर्थिक साझेदारी, आर्थिक रूप से जो साझेदारी है इसके माध्यम से व्यापार में भारी वृद्धि हुई। आप ही सोचो, जब देश आपस में सहयोग करेंगे, आपस में जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के देशों आपस में व्यापार भी होगा, और व्यापार होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधार होगी। इससे भारत के पूर्व तटीय क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला, ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला महत्व हो गया। और दूसरा महत्व क्या हो गया हमारा दोस्तों कि रणनीतिक और सुरक्षा संतुलन, हिंद प्रशांत क्षेत्र के राजनीतिक साझेदारियों के जरिए भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व को मजबूत किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ने कहीं ना कहीं अपनी जो समुद्री सुरक्षा है और क्षेत्रीय प्रभुत्व है उसको मजबूत किया, और जो कि क्षेत्र में चीन के आक्रामक विस्तार का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। अगला हमारा महत्व दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत का विकास, यानी पूर्व से उत्तर की ओर जो भारत था उसका ही विकास हुआ, क्योंकि ये दोस्तों आसियान ऐसा संगठन था इसमें जो भी पिछड़े हुए देश थे या फिर जो भी पड़ोसी देश थे उनका एक ग्रुप बनाया गया और जो है कहने के विकास किया गया। इस नीति ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ने का मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया। म्यांमार और थाईलैंड के रास्ते, सड़क और रेल संपर्क बनने से इस क्षेत्र में व्यापार, अब जहां रेल बन जाएगा, सड़क बन जाएगा, जहां आप ही सोचो कि वहां पे व्यापार में वृद्धि हुई, पर्यटन में लोग घूमने फिरने आने लगे, पर्यटन का मतलब होता है लोगों का घूमना फिरना, बुनियादी ढांचे का विकास हो गया, ठीक है। अगला हमारा महत्व था दोस्तों कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव, सदियों पुराने ऐतिहासिक बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करके सॉफ्ट पावर कूटनीति को मजबूत कर दिया गया। अब दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति भारत की विदेश नीति को स्पष्ट कीजिए। अब इस पुस्तक में दोस्तों आप कहीं ना कहीं जो है ना, जो भी आसपास के देश हैं उनके कहीं ना कहीं विदेश नीति को ही आप पढ़ोगे पूरे बुक के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी USA जो है आपका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके प्रति भारत की विदेश नीति को स्पष्ट कीजिए, यानी उसके प्रति भारत के क्या क्या नियम कानून है उसको हमें बताना है। देखो विदेश नीति का मतलब समझ गए कि नियम नीति योजना के तहत ही शासन करना ही जो विदेश नीति कहलाता है। तो जब भारत जो है अमेरिका के साथ दोस्ती करेगा तो क्या क्या अमेरिका को अपनी नीति बताएगा वो आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में क्वेश्चन का मतलब ही समझाने का प्रयास करता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्ता और बहुगठबंधन पर आधारित है, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान जहां भारत गुट निरपेक्ष रहा, वहीं 21वीं सदी में दोनों देशों
के संबंध वैश्विक राजनीतिक साझेदारी में बदल गए। यानी कहीं ना कहीं इसमें बताया जा रहा है कि समय के साथ जो है कहीं ना कहीं जो संबंध है अमेरिका का और भारत का वो एक राजनीतिक साझेदारी के रूप में बदल गया। ठीक है, अब क्या क्या नीति थे वो समझते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति भारत की विदेश नीति क्या वो उसको समझते हैं। तो सबसे पहली हमारी नीति है कि रणनीतिक और रक्षा साझेदारी। अमेरिका के साथ भारत का रक्षा सहयोग अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं जो रक्षा के रूप से, जो सिक्योरिटी के रूप से जो सहयोग वो बढ़ा है। दोनों देशों ने रणनीतिक रूप से 2+2 संवाद, यानी तुम दो हम दो, आप हमारा साथ दो हम तुम्हारा साथ देंगे संवाद, और बुनियादी रक्षा समझौते किए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए दोनों देश कवाड़ के प्रमुख सदस्य। अब दोस्तों बहुत लोग साथी बोलेंगे कवाड़ क्या है, तो कवाड़ दोस्तों एक अनौपचारिक संगठन था जिसमें ये जो देश हैं 4 देश मुख्य रूप से आते हैं आपका। एक अमेरिका आ गया आपका, एक भारत आ गया आपका, और आपका एक आ जाएगा जापान, और एक आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश आते हैं और जो चारों देश है जो सुरक्षा की दृष्टि से संवाद करते हैं, इसी को हम कवाड़ कहते हैं। मैं आपको दोस्तों एक एक वर्ड जो है बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब देखिए अगला हमारा जो इसकी विदेश नीति थी वो समझिए कि आर्थिक तकनीकी सहयोग। ठीक है, इसमें बात की गई कि हम दोनों देश जो है एक दूसरे को आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से सहयोग देंगे। तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, आप सभी को पता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज पर विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष अनुसंधान में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से भी जो है भारत ध्यान दे रहा है अपने विकास की ओर। ठीक है, ये इसकी दूसरी नीति हो गई। दोस्तों ये नीति ऐसी है जो ये कहती है कि आप हमारा भी साथ दो और हम आपका भी साथ देंगे, तभी हम दोनों देशों का विकास हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वैश्विक मंच पर सहयोग। अमेरिका वैश्विक मंच पर भारत के हितों का समर्थन करता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अमेरिका है वो भारत के जो हित है उसका कहीं ना कहीं समर्थन करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत करना शामिल है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ाई में दोनों देश निकटता के साथ सहयोग कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो वैश्विक रूप से जो मंच है, जो वैश्विक लेवल का जो मंच है, उस पर भी जो है कहीं ना कहीं अमेरिका भारत का साथ देता है। अगला हमारा जो नीति है वो देखिए तो स्वायत्त विदेश नीति और संतुलन। रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अमेरिका के करीब आने के बावजूद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखता है। रूस के साथ पारंपरिक रक्षा संबंधों और ईरान से तेल आयात जैसे मुद्दों पर भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के बजाय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। यानी कहीं ना कहीं भारत ने बोला कि कोई भी देश झुकेगा नहीं, दोनों एक समान रह के अपना विकास करेंगे। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन है हमारा कि रूस के साथ भारत की विदेश नीति को स्पष्ट कीजिए। यानी रूस के साथ भारत के कैसे संबंध थे वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए रूस के साथ भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता, यानी एक रणनीति के तहत आज़ादी और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। भारत ने कहीं ना कहीं अपने जो राष्ट्र के हित हैं उनको सबसे ऊपर रखा। भारत का कहना था कि राष्ट्र है तो हम हैं तो पूरा देश है। रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति संबंधों को एक संतुलित तरीके से मजबूत बनाए रखने की बात कही गई है। अब समझते हैं दोस्तों कि रूस के साथ भारत की विदेश नीति कैसे थी, यानी रूस के साथ भारत के संबंध कैसे थे वो उसको समझिए। पहला संबंध था हमारा कि रक्षा और सैन्य सहयोग, यानी दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे की रक्षा करेंगे और सैन्य रूप से सहयोग करेंगे। तो देखिए रूस पारंपरिक रूप से भारत के सबसे बड़े रक्षा साजो सामान आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं और मेक इन इंडिया के तहत रूसी तकनीकी से हथियारों, पुर्जों का संयुक्त निर्माण कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो है रक्षा की दृष्टि से भारत जो है हथियारों को और पुर्जों का जो निर्माण कर रहा है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे गगनयान मिशन में भी दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग, यानी इसमें ये बताया गया है
कि दोनों देशों के अंदर सुरक्षा और सैन्य शक्ति भी जो है बहुत ही अच्छी है। अगला संबंध क्या है दोस्तों कि ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार, दोनों देशों के बीच में जो ऊर्जा का जो लेन देन है वो अच्छा है और व्यापार भी अच्छा है। तो रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख और सस्ता स्रोत बनकर उभरा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और मुद्रास्फीति, ठीक है, देखो दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब होता है जहाँ पर मुद्रा का, जैसे मान लो मुद्रा का मूल्य तो वही रहता है लेकिन महंगाई बढ़ जाती है। जैसे मान के चलिए आपके पास 10 रुपये है, आपके पास 10 रुपये थे सन 2015 में, सन 2015 में, ठीक है, और आपके पास अभी भी 10 रुपये हैं सन 2026 में। तो उस समय 10 रुपये में बहुत सी आ जाया करती थी, लेकिन इस समय 10 रुपये में कुछ भी नहीं आता। तो इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी मुद्रा तो वही है लेकिन चीज़ों का दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, समझ गए आप। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए, यानी महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए रूस से तेल आयात कर रहा है, ठीक है, रूस से तेल आयात कर रहा है भारत, ताकि जो है कहीं ना कहीं जो है मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, उसको कम किया जा सके। इसके अलावा फर्टिलाइजर, कोकिंग कोल और हीरो के व्यापार के कारण दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भारी वृद्धि देखने को मिली है। अगला हमारा दोस्तों जो नीति है उसको समझते हैं। अगला नीति है आपका कि कूटनीति संतुलन और बहुध्रुवीय विश्व। भारत मानता है कि एक मजबूत रूस एशिया में संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ताकि रूस पूरी तरह से चीन पर निर्भर ना हो जाए। यानी भारत बताता है कि एशिया महाद्वीप में रूस का शक्तिशाली होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि अन्य देश जो है इन देशों के ऊपर कुछ भी गलत काम ना करें। इसके साथ ही रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का मांग भी करता है, ठीक है दोस्तों। यानी जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसमें जो है स्थायी सदस्यता की मांग भी करता है भारत, वो आपका रूस भारत के लिए। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय संपर्क। इस क्षेत्र में क्या दोनों के बीच दोस्ती है, देखिए तो भारत और रूस यूरेशिया और सुदूर पूर्व, ठीक है, में संपर्क बढ़ाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल है, ठीक है, मतलब ऐसे परियोजना है जो कहीं ना कहीं एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं, चाहे वो तकनीकी रूप हो, आर्थिक रूप हो, चाहे व्यापारिक रूप हो। इसके तहत दो प्रमुख जो है योजना वो काम कर रहे हैं। देखिए कौन कौन सी योजना है हमारे। तो पहला हमारा है दोस्तों इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और दूसरा हमारा है चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मेरी टाइम कॉरिडोर। ये दो जो है कहीं ना कहीं जो है दोनों देशों के बीच एक अखंडता का काम करते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि चीन के साथ भारत की विदेश नीति को स्पष्ट कीजिए। यानी चीन के साथ भारत की विदेश नीति कैसी है, चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, वो हमको बताना है। तो देखिए चीन के साथ भारत की वर्तमान विदेश नीति प्रबंधित आत्मनिर्भर है, यानी एक प्रबंध के तहत आत्मनिर्भर है, अंतर निर्भरता, यानी एक नियम, एक आपका रिस्ट्रिक्शन के तहत कहने के एक दूसरे के ऊपर देश निर्भर है, ठीक है, यानी पूर्णतः निर्भर नहीं है, एक नियम के तहत निर्भर है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर शांति बहाली। देखो बहाली का मतलब होता है पुनः आना, ठीक है, तो सीमा पर जो है कहीं ना कहीं शांति की स्थापित करने के लिए और कूटनीति जोखिमों को कम करना। भारत चीन से अपने संबंधों को रीसेट करने के बजाय विभिन्न मुद्दों जैसे सीमा, व्यापार, तकनीकी सुरक्षा को अलग अलग रखकर संतुलित कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो है भारत चीन के साथ एक बेहतर संबंध बना रहा है और सीमा, व्यापार और कहीं ना कहीं तकनीकी सुरक्षा के ऊपर चीन के साथ बात कर रहा है, ठीक है। अब चीन के साथ भारत की विदेश नीति क्या है उसको समझते हैं। पहला इनकी नीति है कि सीमा विवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, यानी जो भी सीमा विवाद है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए और राष्ट्र की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए उसकी बात की जाए। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथाशक्ति बनाए रखने और चीन आक्रामकता का मुकाबला करने पर जोर दिया गया है। भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और सैन्य क्षमताओं को काफ़ी मजबूत किया है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि आर्थिक जोखिम को कम करना। जब दोनों देश एक दूसरे के साथ संपर्क बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक जोखिम थे वो भी कम हो जाएंगे। तो भारत चीनी निवेश और आपूर्ति श्रृंखला पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए घरेलू विनिर्माण यानी PLI योजनाओं और ग्लोबल साउथ या क्वाड जैसी वैकल्पिक
व्यापारिक साझेदारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं भारत जो है आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। अगला हमारा दोस्तों पॉइंट है कि व्यवहारिक संवाद, तनाव को कम करने और आर्थिक लागत को सीमित करने के लिए दोनों देशों ने व्यवहारिक कदम उठाए हैं। राजनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ताओं के जरिए, राजनीतिक और सैन्य स्तर की जो बातचीत है उनके जरिए सीमा पर डी एस्केलेरेशन यानी सेनाओं की वापसी की प्रयास भी की है। अगला पॉइंट है हमारा कि वैश्विक मंचों पर सह अस्तित्व। जो वैश्विक मंच है दोस्तों, उस पर देशों का एक पावर होना चाहिए, ठीक है। देखो ब्रिक्स, ब्रिक्स ये आपका जो ये है, इसके अंदर 5 देश है दोस्तों, नाम से समझ लो आप, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश ब्रिक्स के एक संगठन है जो कि कहीं ना कहीं अपने विकास की मांग करते हैं। और संघीय सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत चीन के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है ताकि बहुध्रुवीय विश्व में विकासशील देशों के हितों की रक्षा की जा सके। इसमें ये बताता है भारत कि यदि हम विकासशील देशों को ये अपनी पहचान बनानी है तो हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हमारी पहचान बन सकेगी। अब दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ भारत की विदेश नीति को स्पष्ट कीजिए। यानी जो पाकिस्तान है उसके साथ भारत देश के क्या संबंध है वो हमको बताना है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ भारत की विदेश नीति स्पष्ट रूप से आतंकवाद और बातचीत के साथ नहीं चल सकते के सिद्धांत पर आधारित है। यानी इसमें मुख्य रूप से भारत बोलता है कि पाकिस्तान को कि आपको हमारे देश में आतंकवाद नहीं फैलाना है, ठीक है। भारत शांतिपूर्ण और सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। भारत चाहता है कि आप हमारे पड़ोसी देश हो चुके हो तो कहीं ना कहीं जो है आप शांतिपूर्ण तरीके से रहो और हमें भी रहने दो ताकि जो है हम दोनों देशों का विकास हो सके। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सीमा पर आतंकवाद को रोकना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है पाकिस्तान में कहीं ना कहीं आए दिन आतंकवाद के जो है न्यूज़ फैल रहे हैं और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा। इसमें भारत कहीं ना कहीं बोलता है कि यदि आपको हमारे साथ संबंध स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं आपको हमारे साथ अच्छे से बैठ के शांतिपूर्ण बात किया जाएगा ताकि जो है आप कहीं ना कहीं हमारे जो आतंकवाद के जो मुद्दे हैं उनको कम किया जा सके। अब पाकिस्तान के साथ भारत की विदेश नीति क्या थे उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कि आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता। इसका मतलब दोस्तों यही है कि आतंकवाद जीरो, बिल्कुल जीरो कर दो, आप आतंकवाद ना करो ना हम करेंगे। भारत तो कहीं आतंकवाद करता नहीं है लेकिन पाकिस्तान वाले कभी कभी कर देते हैं तो उनके बारे में बात की गई। भारत अपनी विदेश नीति में इस बात पर जोर देता है कि आतंकवाद और द्विपक्षीय बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। यानी आतंकवाद और द्विपक्षीय बातचीत, यानी इसमें बोलता है कि जब तक आप मान लो कोई दुश्मन है और कोई एक दोस्त है तो क्या दोनों दुश्मन रहेंगे, दोनों में बातचीत हो सकती नहीं हो सकती। लेकिन जब तक इन दोनों के अंदर दोस्ती नहीं होगी तब तक जो है द्विपक्षीय बातचीत का मतलब है कि दोनों देश एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करता है। यानी भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल है उस पर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर क्या क्या आतंकवाद किए उसको जो है कहने की बताता है। अगला हमारा पॉइंट है कि द्विपक्षीय वार्ता का समर्थन। भारत का रुख है कि सभी मुद्दों का समाधान तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना सीधे और शांतिपूर्वक द्विपक्षीय बातचीत जैसे शिमला समझौता या लाहौर के माध्यम से होना चाहिए। इस पॉइंट में भारत ने बताया है कि देखो मैं आपको समझाता हूँ इजी वे में थोड़ा। इसमें भारत ने बताया है कि द्विपक्षीय बातचीत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो दो दोस्त हैं ए और बी, ठीक है, दोनों दोस्तों के बीच जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कोई विचार को लेकर के मतभेद है, ठीक है। ये इसके विचारधारा को नहीं मानता, ये इसके विचारधारा को नहीं मानता है। तो यदि इसके बीच तीसरा व्यक्ति घुस जाएगा तो वो इन दोनों से फायदा उठा लेगा और इन दोनों को उसको आपस में लड़वा देगा और खुद मजे लेगा। तो उसी की बात भारत भी करता है कि द्विपक्षीय वार्ता का समर्थन, कि दो देशों के बीच कोई तीसरा देश इंटरफेयर ना करे। इससे कहीं ना कहीं जो है दोनों देशों के बीच जो है उग्र हिंसक जो है आंदोलन हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए भारत कहता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि दो लोगों के बीच कोई तीसरा लोग आता है तो कहीं ना कहीं जो है विद्रोह और बढ़ जाता है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि कनेक्टिविटी और मानवीय पहल। कूटनीति तनाव के बावजूद भारत ने करतारपुर कॉरिडोर जैसी पहलों का समर्थन किया ताकि दोनों देशों के लोग के बीच जो सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है वो स्थापित रह सके, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कि व्यापार और आर्थिक अलगाव। तो
व्यापार है और जो आर्थिक रूप से जो अलग देश की भावना है वो क्या है देखिए। तो आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के व्यापारिक लाभ को वापस ले लिया। भारत ने क्या किया दोस्तों, जो पाकिस्तान का जो व्यापारिक लाभ था उसको वापस ले लिया और राजनयिक संबंधों को सीमित कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन के ऊपर कि शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको शीत युद्ध तो मैंने इससे पहले बता ही दिया, एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपका माइंड मैप समझ लीजिए, ये आपका भारत का नक्शा है, मान लो ये आपका विश्व का नक्शा है। इधर आपका एक गुट है आपका USA, दूसरा गुट है आपका USSR, ये आपका पूंजीवाद है, ये आपका समाजवाद है। इन दोनों के बीच विचारधारा का युद्ध है, इसी को हम शीत युद्ध बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। यानी जब शीत युद्ध का अंत हो गया, शीत युद्ध का अंत कब हुआ दोस्तों, तो 25 दिसंबर 1991 को जो है शीत युद्ध का समाप्ति हो जाती है और देश एक ध्रुवीय देश हो जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तो उसके बाद भारत की विदेश नीति में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले वो आपको बताना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब आंसर की बात करते हैं दोस्तों कि शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया। बदलाव तो आएगा दोस्त, क्योंकि देश एक ध्रुवीय हो गया, अमेरिका का वर्चस्व हो गया, सोवियत संघ के विघटन हो गए, सोवियत संघ टूट चुका था शीत युद्ध के बाद। ठीक है, भारत ने अपनी विचारधारा आधारित नीति को त्याग कर आर्थिक उदारीकरण, व्यवहारिकता और बहुगठबंधन के व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपना लिया। अब भारत देखा कि कहीं ना कहीं हमें पहले अपना थोड़ा विकास करना पड़ेगा, तभी जो है हम अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब देखते हैं भारत की जो स्थिति थी वो शीत युद्ध के बाद कैसी हो जाती है, उसको समझते हैं। ठीक है, देखो पहला स्थिति हो जाता है हमारा कि आर्थिक कूटनीति और उदारीकरण। 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया। यानी भारत ने सोचा, आप ही सोचो, जब एक ध्रुवीय विश्व हो गया, अमेरिका का वर्चस्व हो गया, तो भारत ने सोचा सबसे पहले जब हमारे साथ व्यापार होगा तभी कहीं ना कहीं हमारा और अलग देशों का भी जो है विकास हो सकता है। इसलिए भारत ने जो है व्यापार की व्यवस्था को खोल दिया, जिससे व्यापार और विदेशी निवेश का जो है विदेश नीति का मुख्य केंद्र बन गए। अगला हमारा पॉइंट है कि रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व। यद्यपि भारत ने ऐतिहासिक गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़ा नहीं, मतलब भारत ने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, लेकिन भारत ने एक व्यापार करने की अन्य देशों को आज़ादी दे दी है ताकि भारत देश का विकास हो सके। लेकिन अब वह किसी एक महाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ सभी के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखता है। कौन? तो भारत। अगला हमारा पॉइंट है कि एक्ट ईस्ट नीति। ठीक है, ये भी कहने की वो है, शीत युद्ध के बाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पूर्व में दक्षिण एशियाई देशों यानी आसियान, ये आपका संगठन है दोस्तों, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 1992 में लुक ईस्ट नीति, जिसको हम अब एक्ट ईस्ट नीति भी कह देते हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। अगला क्या क्या बदलाव आया? तो महाशक्तियों के साथ गहरे संबंध। जो महाशक्ति है अमेरिका, उनके साथ गहरे संबंध स्थापित किया गया, किसके साथ? तो अमेरिका के द्वारा। ठीक है, शीत युद्ध के बाद भारत के काल में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापारिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए गए। पड़ोसी देशों के साथ प्राथमिकता, यानी भारत ने अपने जो आसपास के जो पड़ोसी देश थे उनको जो है कहने की प्राथमिकता दी विकास करने के लिए। भारत ने अपनी विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट को महत्वपूर्ण स्थान दिया, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में सुरक्षा और कनेक्टिविटी को बढ़ाना, यानी कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो जुड़ाव है उसको बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ गया है। अब दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि सुरक्षा के पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक तरीकों को स्पष्ट कीजिए। यानी सुरक्षा क्या है और सुरक्षा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीके क्या है, इन दोनों तरीकों को हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आप सुरक्षा का अर्थ समझिए, उसके बाद सुरक्षा के दो प्रकार थे हमारे, पारंपरिक तरीके और गैर पारंपरिक तरीके, इन दोनों को समझेंगे। तो सुरक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आज़ादी, यानी खतरे से आज़ादी ही सुरक्षा है।
मान लीजिए आपके ऊपर किसी आतंकवादी का खतरा है, तो जब सरकार द्वारा उस आतंकवादी को खत्म कर दिया जाता है तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करते हो। तो उसी को कहा गया है कि जब आपके ऊपर आपके ऊपर से खतरा टल जाएगा तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाओगे। तो सुरक्षा को मुख्य रूप से दो श्रेणियों सुरक्षा को मेनली दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला पारंपरिक और दूसरा गैर पारंपरिक सुरक्षा। ठीक है, पारंपरिक सुरक्षा में का मुख्य लक्ष्य होता है सैन्य खतरों से राज्य की रक्षा प्रदान करना। ठीक है, यानी ये एक ऐसी सुरक्षा होती है जो परंपरा से चली आ रही होती है। और गैर पारंपरिक सुरक्षा क्या मतलब क्या होता है, ये केंद्र बिंदु केवल राज्य ही नहीं बल्कि इसमें संपूर्ण मानव जाति का होता है। यानी कहीं ना कहीं इसमें पूरे मानव जाति को प्रभाव पहुंचता है, जिसमें विभिन्न वैश्विक और पर्यावरणीय खतरे शामिल है। ये आपका जो गैर पारंपरिक सुरक्षा है इसके अंदर पर्यावरणीय जो खतरे वो शामिल है। अब देखिए इन दोनों को समझते हैं आसान भाषा में। देखो सुरक्षा के पारंपरिक खतरे, देखो पारंपरिक खतरे का मतलब दोस्तों यही है कि ऐसे खतरे जो मनुष्य जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो आदि मानव के जमाने से चले आ रहे हैं, मतलब जो बहुत ही पहले समय से चले आ रहे हैं। और गैर पारंपरिक का मतलब होता है जो मनुष्य ने क्रिएट करे, वो गैर पारंपरिक हो गया, और जो एक परंपरा से चले आ रहे हैं वो पारंपरिक हो गया। तो यह अवधारणा मुख्य रूप से युद्ध और सैन्य हमलों जैसे, इसके अंदर आपका आ जाएगा सैन्य हमले। अब सैन्य हमले क्या ये शुरू से होते आ रहे हैं, ये तो कोई नई चीज है नहीं, से संबंधित खतरे हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय आते हैं। ठीक है, इन खतरों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। देखो आप सबसे पहले ये समझो कि जो सुरक्षा के पारंपरिक खतरे थे वो क्या थे। तो पहला था हमारा सैन्य शक्ति। ठीक है, तो इसके समाधान के लिए पारंपरिक सुरक्षा में युद्ध की आशंका को रोकने और बचाव के लिए एक मजबूत सेना का होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा गठबंधन निर्माण, देश अपनी रक्षा सुरक्षा बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ सैन्य संगठन बनाते हैं, जैसे नाटो बना हुआ है। ठीक है, भारत का संगठन है ये सामूहिक रक्षा का एक साधन है। तीसरा हमारा निःशस्त्रीकरण, राज्यों के बीच शांति बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से हथियारों विशेषकर परमाणु या विनाशकारी हथियारों के उत्पादन और प्रसार को सीमित करना या नष्ट करना, यानी कहीं ना कहीं जो हथियारों की होड़ है उसको समाप्त करना। ठीक है, ये आपके सुरक्षा के जो है कहीं ना कहीं पारंपरिक खतरे थे। पारंपरिक खतरे समझ गए आप, ऐसे खतरे जो मनुष्य के शुरुआत से ही चले हुए आ रहे हैं, कोई इसमें नया नहीं है। अब इसको आगे दो पॉइंट और रह गया आपका कि अस्त्र नियंत्रण, युद्ध के दौरान हथियारों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए देशों के बीच संधियां की जाए और समझौते किए जाते हैं। ठीक है, और विश्वास बहाली, एक देश का दूसरे देशों के बीच विश्वास स्थापित किया जाता है। तो टकराव की स्थिति वाले देश एक दूसरे के साथ अपनी सैन्य गतिविधियों और सूचनाओं का नियमित आदान प्रदान करते हैं, जिससे अचानक होने वाली युद्धों की आशंका भी कम हो जाती है। ये सब थे दोस्तों आप कहीं ना कहीं सुरक्षा के पारंपरिक खतरे। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों हम सुरक्षा के गैर पारंपरिक खतरे, यानी ऐसे खतरे जो एक परंपरा से नहीं थे, जो आपका 1950 में नहीं था। आप ही बताओ क्या इतनी महामारी पहले थी? तो नहीं थी। तो ऐसे खतरे जो मनुष्य ने आधुनिक जीवन में जो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके कारण जो खतरे उत्पन्न हुए उन्हीं को हम गैर पारंपरिक खतरे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे मानव सुरक्षा या अपारंपरिक धारणा भी कहा जाता है। इसमें युद्ध के अलावा उन सभी व्यापक खतरों को शामिल किया गया है जो मानव जीवन को पूरे विश्व के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया, यानी कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे खतरा बन जाते हैं। ठीक है, यानी ये ऐसे खतरे हैं जो समय के साथ आए हैं। जो आधुनिक समय चल रहा है 2026, इस समय जो टेक्नोलॉजी आ गई है, 5G फोन आ गए हैं, आपके AI आ गया है, आपका और भी बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। तो इन विकास के कारण क्या क्या खतरे उत्पन्न हुए वो समझते हैं। ठीक है, यानी गैर पारंपरिक का मतलब है ऐसे खतरे जो परंपरा से ना हो। पहला हमारा है महामारी और स्वास्थ्य। ठीक है, पहला खतरा तो ये आप अभी यही देख लो, जब 2020 में मार्च के महीने में कोविड आया था, कोविड-19, तो ये किसी को पता था कि आने वाला है? नहीं पता था, इसलिए गैर पारंपरिक खतरों में आता है। तो कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी है कुछ ही हफ्तों में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को ठप कर सकती है। आपने देखा किस प्रकार से कोविड-19 में लॉकडाउन लग गया, लोगों का जो है रोजगार छिन गया, और कहीं ना कहीं जो लोग की जो अर्थव्यवस्था वो प्रभावित हुई। इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा इसके लिए प्रमुख दायरे में है। दूसरा आतंकवाद, पहले आतंकवाद उतना नहीं होता था लेकिन अब आतंकवाद भी बढ़ गया है। पारंपरिक सेनाओं से हटकर आतंकवादी समूह नागरिकों को निशाना बनाते हैं। इससे निपटने के लिए वैश्विक खुफिया तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। अब अगला हमारा है दोस्तों गैर पारंपरिक खतरा। दोस्तों ये ऐसे खतरे हैं कहीं ना कहीं जो है ये मनुष्य ने क्रिएट करे हैं।
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। आप ही बताओ, क्या 1950 में पर्यावरण की समस्या थी? नहीं थी। लेकिन अब समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि मनुष्य ने विकास कर लिया, उद्योग के नाम पर पेड़ को काट दिया, पहाड़ों को काट दिया, नदियों को सूखा कर दिया, तालाबों को खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं मनुष्य ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया और जिसके कारण ये खतरे देखने को मिले। प्राकृतिक आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे मानवीय जीवन के लिए बड़ा संकट पैदा करते हैं। अगला जो खतरा है हमारा, साइबर सुरक्षा। ये दोस्तों, ये बिल्कुल ही आपका आधुनिक खतरा है। जैसे मान लो आजकल जो साइबर क्राइम होते हैं, जो आपका जो पैसे चले जाते हैं इधर से उधर, या फिर एक तरह से मान सकते हो जो भी आपका ऑनलाइन के माध्यम से जो फ्रॉड होता है, इसको साइबर सुरक्षा कहा गया है। तो डिजिटल बुनियादी ढांचे को हैकर्स और शत्रु देशों द्वारा नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा अनिवार्य की गई। यानी किसी भी देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का साइबर क्राइम ना हो, इसके लिए साइबर सुरक्षा की प्रावधान भी की गई है। अगला हमारा है मानव अधिकार और आर्थिक सुरक्षा। इसमें मानव अधिकार के बारे में और जो आर्थिक रूप से जो गरीबी है, जो भुखमरी है, उसकी रक्षा की मांग की गई है। तो गरीबी, भुखमरी और लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं किसी देश की स्थिरता के लिए अंदरूनी खतरा पैदा कर सकती है और गैर पारंपरिक सुरक्षा यानी भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति पर जोर देती है। यानी कहीं ना कहीं गैर पारंपरिक सुरक्षा का मेन उद्देश्य था कि जो व्यक्ति है वो समाज में भय मुक्त होकर जीवन व्यतीत करे और किसी भी संसाधन के अभाव के बिना जीवन को व्यतीत करे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि अगले जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो मैं आप सभी को, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 30 जून 2026 को, BPSE 142, ठीक है, BPSE 142 का दोस्तों। तो इसके लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपके मार्क्स अच्छे आए। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।